जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज़ चल रही थी बिपिन चंद्र जी वाली, ये उसका पार्ट 20 है। इससे पहले हमने पार्ट 19 जो पढ़ा था, या इससे पहले, तो हमने देखा कि किस तरह अंग्रेज़ लोग भारत के लोगों को लूटना स्टार्ट कर चुके थे, किस तरह उन्होंने धीरे धीरे सभी चीज़ों पर कब्जा कर लिया, और जो जमींदारी व्यवस्था थी उसमें इन्होंने बिचौली डाल दिए। काश्तकार जो था, काश्तकार को बहुत ही कम मिलता था, सारा ये लोग टैक्स में वसूल कर लिया करते थे। उदाहरण के तौर पर 100 में से लगभग 40% ही काश्तकार के पास बचता था, 60% वो लोग खुद ही सब हथिया लिया करते थे। धीरे धीरे इन्होंने जब बिचौली डालने स्टार्ट किए तो बिचौलियों से फिक्स रेट बांध दिया कि भाई आप हमें इतना इतना टैक्स दिया कीजिए, कृषकों से लेकर जो किसान हैं उन लोगों से लेकर। और इसी तरह इन्होंने शोषण स्टार्ट किया और धीरे धीरे शोषण बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। कुछ जगह पे फिक्स रेट डाल दिया कि आपको इतना टैक्स देना ही देना है, भले ही तुम्हारी फसल नष्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको टैक्स ये देना है। तो इसी तरीके से हमने देखा, आपसे पहले हमने पढ़ा कि भारत के जो लोग थे उनका किस तरीके से शोषण किया गया, और बहुत ही मतलब बुरी हालात थे उस वक्त के। तो चलिए आगे, अब उससे आगे का पढ़ते हैं। रैयतवारी बंदोबस्त, ये रैयतवारी बंदोबस्त भी आया था। ये क्या चीज़ थी देखते हैं। दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से जमीन के बंदोबस्त की नई समस्याएं उठ खड़ी हुई। जब ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया तो ज़मीन की नई समस्याएं खड़ी उठ गई बंदोबस्त की, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम भारत। अधिकारियों का मत था कि इन क्षेत्रों में बड़ी जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ माल गुजारी के बंदोबस्त किए जा सके, और इसलिए वहाँ जमींदार प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पुलट जाएगी। मतलब कह रहे हैं कि जो अधिकारी वहाँ ऑफिशियल्स लोग थे, उनका मत था कि भाई वो जो क्षेत्र है वहाँ पर बड़े जागीरों वाले ऐसे जमींदार नहीं हैं जिनके साथ माल गुजारी के बंदोबस्त किए जा सके। इससे पहले वो लोग जो माल गुजारी वाले बंदोबस्त करते थे, भाई इतना आपको माल गुजारी भत्ता वगैरह देना पड़ेगा, यहाँ पर उस तरीके के बंदोबस्त नहीं किए जा सकते थे क्योंकि यहाँ बड़े जागीरों वाले जमींदार नहीं हैं। इसलिए वहाँ जमींदार प्रथा लागू करने से स्थिति उलट पलट जाएगी। रीड और मुनरो के नेतृत्व में मद्रास के अनेक अधिकारियों ने यह सिफारिश की कि सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, इससे पहले क्या था कि भाई ये जो अंग्रेज़ थे ये सीधे वास्तविक काश्तकारों के साथ बंदोबस्त नहीं करते थे। शुरू में शुरुआत ऐसे ही हुई, लेकिन बहुत टफ पड़ता था। इतने सारे काश्तकार हैं, इनसे सीधे सीधे डील करना बहुत ज़्यादा समय भी लगता था और बहुत टफ भी पड़ता था। तो इन्होंने क्या करा, बीच में बिचौलिए घुसेड़ दी। ठीक है, फिर ये बिचौलिए जो है अलग अलग लोगों से, काश्तकारों से टैक्स लेने लगे, और ये अंग्रेज़ लोग जो हैं इन बिचौलियों से लेने लगे, जमींदार वगैरह हो गए ये सब। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है कि भाई रीड और मुन्नो ने ये सिफारिश करी कि आप डायरेक्टली किसानों से टैक्स लो। उन्होंने यह भी बतलाया कि इस्तेमामदारी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी वित्तीय दृष्टि से घाटा उठा रही है। जो इस्तेमामदारी व्यवस्था इससे पहले वाली थी, क्योंकि उसे माल गुजारी में जमींदारों को हिस्सा देना पड़ता था, लगभग 15% हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था। तो ये उसी बारे में बात कर रहा है। और वह ज़मीन से होने वाली आमदनी के बढ़ने पर उसमें से हिस्सा नहीं मांग सकती थी। मतलब कि ये कोई ज़मीन है, इसमें आमदनी कितनी अगर बढ़ गई तो जमींदार तो पैसा लेगा, लेकिन सरकार जो उससे पैसा नहीं मांग सकती थी, भाई तुम्हारी आमदनी बढ़ गई, लाओ इस बार टैक्स ज़्यादा दो, इस टाइप का। इसके अलावा काश्तकार अब ज़मीनों की दया पर छोड़ दिए गए थे, जो उन पर मनमाना जुल्म ढा सकते थे। जो जमींदार लोग हैं उन्हीं की दया पर छोड़ दिए गए। उन्होंने मद्रास के अधिकारियों ने जिस व्यवस्था का प्रस्ताव रखा उसे रैयतवारी बंदोबस्त कहा जाता था। जो मद्रास के अधिकारी थे उन्होंने ही रैयतवारी बंदोबस्त का प्रस्ताव रखा था। इस प्रथा में जो काश्तकार थे वो ज़मीन के जिस टुकड़े को जोतता बोता था उसका मालिक मान लिया जाता था। काश्तकार को ही जो है उस ज़मीन का मालिक मान लो। ठीक,
शर्त यह थी कि वह उस जमीन की मालगुजारी देता रहे। रैयतवारी प्रथा के समर्थकों का दावा था कि यह पहले से ही मौजूद व्यवस्था को ही जारी रखती है थी। मुनरो का कहना था यह वह प्रथा है जो भारत में हमेशा से ही रही है, हमेशा ही रही है। ठीक है, तो जो रैयतवारी प्रथा थी ना, उसके जो समर्थक थे, उन समर्थकों को कहना कि ये प्रथा कोई नई नहीं है, ये भारत में पहले से ही मौजूद थी। मुनरो ने भी यही कहा कि वह प्रथा है जो भारत में हमेशा ही रही है। अंततः फाइनली हुआ क्या कि 19वीं सदी के आरंभ में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के कुछ भागों में रैयतवारी बंदोबस्त लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत कोई स्थायी बंदोबस्त नहीं किया गया। प्रत्येक 20-30 वर्ष पर इसका पुनर्निर्धारण किया जाता था। हर 20-30 साल में इसका पुनर्निर्धारण कर दो, और तब आम तौर पर मालगुजारी बढ़ा दी जाती थी। जो मालगुजारी है वो मतलब कि जो पैसे ले रहे हैं, जो टैक्स ले रहे हैं, वो बढ़ा दो, जैसे इंक्रीमेंट लगता है ना, इस तरीके से। रैयतवारी बंदोबस्त ने कृषक स्वामित्व की किसी प्रथा को जन्म नहीं दिया। जो रैयतवारी, इसमें कृषक जो स्वामित्व और स्वामी रहेगा उसको किसी प्रथा को जन्म दिया। देखा जाए तो भारत में आज भी ये प्रथा है, क्योंकि किसान जो खेती कर रहा है या कोई भी किसान अपनी ज़मीन का मालिक तो है ही नहीं, ज़मीन का मालिक तो सरकार है। और सरकार किसी भी बड़े बिजनेसमैन की कोई मॉल बनना है, कोई भी योजना आनी है, कुछ भी होना है, तो किसान जा कर मतलब सरकार जा कर के किसान को भगा देती है। तो ये प्रथा आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है। नाम बदल दिए गए हैं, वो एक अलग बात है। खैर, जनहित के कार्यों के लिए नाम दे दिया गया। खैर, किसानों ने भी जल्द ही देख लिया कि उनके जमींदारों की जगह एक दानवकार जमींदार ने अर्थात राज्य ने ले ली है। जो उनके जमींदार थे उनकी जगह अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम टाइप का बन गया, मतलब एक स्टेट ने उनकी जगह ले ली कि वे सरकार के बटाईदार मात्र हैं। जो नियम पूर्वक मालगुजारी न बने तो उनकी ज़मीनें बेच दी जाएंगी। वास्तव में आगे चलकर सरकार ने खुलकर यह दावा किया कि ज़मीन की मालगुजारी कोई कर न होकर लगान है। ज़मीन पर रैयत के मालिकाना हक को 3 अन्य कारणों ने भी समाप्त कर दिया। पहला क्या था? अधिकांश क्षेत्रों में निर्धारित मालगुजारी बहुत अधिक होती थी। जो मालगुजारी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती थी अधिकांश क्षेत्रों में, और अच्छे से अच्छे मौसमों में भी रैयत के पास किसी तरह गुजर बसर करने के साधन ही बचते थे, क्योंकि सब चीज़ तो वो छीन लिया करते थे। उदाहरण के लिए मद्रास में जब व्यवस्था की गई, सरकार ने कुल उत्पादन का 45 से 55% भाग मालगुजारी के रूप में मांगा। 45 से 55%। ये मद्रास की बात है। बम्बई में भी स्थिति लगभग इतनी ही बुरी थी, और इसका दूसरा कारण ये रहा कि सरकार ने जब जी चाहे मालगुजारी बढ़ाने का अधिकार अपने हाथ में रखा। मतलब 45-55% तो ऑलरेडी था ही, उसे और भी बढ़ाते जाओ। और इसका तीसरा कारण था, अगर रैयत की फसल सूखा या बाढ़ में थोड़ा बहुत या पूरी तरह नष्ट हो जाए तो भी उसे मालगुजारी देनी ही पड़ती थी। तो इसका तीसरा कारण ये था। आगे देखो, महलवारी प्रथा। महलवारी प्रथा क्या है जी? गंगा के दोआब में पश्चिमोत्तर प्रांत में, मध्य भारत के कुछ भागों में और पंजाब में जमींदारी प्रथा का एक संशोधित रूप लागू किया गया। मतलब ये महलवारी प्रथा जो है ये कुछ नहीं है, ये मॉडिफिकेशन है। जो पहले जमींदारी प्रथा चलती आ रही थी उसी को ही मॉडिफाई कर दिया, कुछ नए नियम वगैरह लाए गए होंगे, तो जिसे महलवारी प्रथा कहा जाता है, उसी मॉडिफिकेशन को। इस व्यवस्था में मालगुजारी की बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों, महलों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते थे। तो इसके अनुसार क्या किया कि भाई जो अलग अलग गांव हुए, जागीर, महल वगैरह हुए, उनके आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के जो मुखिया हैं उनके साथ ही उन्होंने मतलब एक तरह से कांटेक्ट कर लिया, सामूहिक रूप से उस गांव या महल का भूस्वामी होने का दावा करते थे, उन लोगों के साथ कर लेना कि एक एक किसान के साथ जा कर के किया। पंजाब में ग्राम प्रथा के नाम से जानी जाने वाली एक संशोधित महलवारी प्रथा लागू की गई। तो ग्राम प्रथा के नाम से जो है एक संशोधित महलवारी प्रथा जो है लागू कर दी। कहाँ? पंजाब के अंदर। महलवारी क्षेत्रों में भी मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण किया जाता था, जो महलवारी क्षेत्र थे उसमें।
तो मालगुजारी का समय समय पर पुनर्निर्धारण का मतलब है कि मतलब समय समय पर कुछ नए नियम में संशोधन करना है, बस ये आप समझिए। कुछ इंक्रीमेंट कर दिया किस चीज़ में, मालगुजारी में इंक्रीमेंट करें, घटाएंगे कुछ नहीं कि हम थोड़ा टैक्स अब कम लेना ही। जमींदारी तथा रैयतवारी ये दोनों प्रथाएं देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। जो जमींदारी थी और रैयतवारी, ये दोनों की दोनों प्रथाएं, ठीक है। अंग्रेजों ने भूमि में एक नए प्रकार की निजी संपत्ति इस प्रकार पैदा की कि उसका लाभ काश्तकारों को नहीं मिला। नए प्रकार की निजी संपत्ति पैदा कर दी। पूरे देश में अब भूमि को बेची जा सकने, गिरवी रखी जा सकने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया। जो भूमि थी, जो ज़मीन थी, उसको बेचना, गिरवी रखना या हस्तांतरण, ट्रांसफ़र करना, सिर्फ उसी की एक चीज़ बनाकर रख दिया भूमि को। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया। अगर ज़मीन को हस्तांतरित की जाने तथा बेची जा सकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता तो सरकार के लिए काश्तकार से मालगुजारी वसूल कर सकना बहुत कठिन होता, क्योंकि काश्तकार के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या कोई वस्तु नहीं होती थी। मतलब कि सरकार है ये, इसको पैसा चाहिए, ये काश्तकार है, ठीक है। इससे अब काश्तकार के पास पैसा तो है नहीं, ठीक है। कोई भी काश्तकार मालगुजारी वसूल कर बहुत कठिन होता। कोई इस काश्तकार ने कुछ बचत तो की नहीं, क्योंकि बचत के लिए पैसा होना चाहिए, कुछ नहीं है। लेकिन इसको तो अपनी मालगुजारी चाहिए, तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें ये ज़मीन रखनी है अपने पास तो हमें मालगुजारी दो। इसके पास पैसा वैसा है नहीं, तो ये सरकार इससे ज़मीन को ले लेगी, कहीं और बेच देगी। पैसा लेके किसी ज़मींदार को बेच दिया या कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, भाई तुम्हारे बस की नहीं है, तुम हटो, अब किसी और को दे दिया, अब तुम दो, ठीक है। अब वह मालगुजारी जमा कर सकने के लिए ज़मीन की जमानत देकर धन उधार ले सकता था या उसका एक हिस्सा बेच भी सकता था। अगर वह ऐसा करने से इनकार करता तो सरकार मालगुजारी की रकम निकालने के लिए उसकी ज़मीन को नीलाम कर सकती थी, वही अभी जैसे मैंने बताया, और अक्सर ऐसा करती भी थी। ज़मीन को निजी संपत्ति बनाने का एक कारण यह विश्वास भी था कि स्थायित्व का अधिकार मिलने पर ही भूस्वामी या रैयत उसमें सुधार करने के प्रयास करेंगे। जो भूस्वामी है या जो रैयत है उसमें सुधार करेंगे। ज़मीन को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकने वाला एक माल बनाकर अंग्रेज़ों ने देश में प्रचलित भूमि प्रथाओं में एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया। भारतीय ग्रामों का स्थायित्व और उनकी निरंतरता का ढांचा चरमरा उठा। जो भारतीय ग्राम थे उसमें जो स्थायित्वता थी और एक निरंतरता बनी हुई थी गाँवों के अंदर, उसका जो ढांचा है वो बिल्कुल ही मतलब अस्त व्यस्त हो, बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। वास्तव में इससे ग्रामीण समाज का पूरा ढांचा ही अब टूटकर बिखरने लगा था। तो ये चैप्टर हुआ ख़त्म। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।